अब हमारे साथ डॉक्टर आरती मारिया जुड़ चुकी हैं। डीन एंड मेडिकल सुपरिटेंडेंट है ये आरएमएल की, और इनसे ही हम बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आरती आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब एक टर्म है नियोनेटोलॉजी, आप उसके विशेषज्ञ हैं। ये टर्म हो सकता है कि लोगों के लिए बहुत फेमिलियर ना हो, लेकिन ये नवजात बच्चों के टेक केयर से जुड़ा टर्म है। इस टर्म को मैं सबसे पहले चाहूँगा कि ज़रा सरल भाषा में लोगों को समझा दें, और यहाँ होता क्या है, कैसे करती हैं, ज़रा इस पे भी थोड़ा सा बता दें। नमस्ते, अभिनंदन मेरा सब दर्शकों को। और मैं ये बताना चाहूँगी, नियोनेटोलॉजी मतलब नियो मतलब नया, नेट मतलब जन्मा, नया जन्मा बच्चा, उसकी ओलॉजी होता है साइंस। तो नियोनेटोलॉजी है नवजात शिशु की शिक्षण या उस स्पेशलिटी को कहते हैं। और इसमें हम जो बच्चे नॉर्मली पैदा होते हैं, अक्सर 90% बच्चे जो हैं वो नॉर्मली कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होती है। जो कुछ बच्चे हैं जिनको या तो वो छोटे वज़न के पैदा होते हैं जिसको नर्सरी में केयर दिया जाए, नवजात शिशु गहन जिसे कहते हैं, नियोनेटल आईसीयू, या फिर वो बच्चे जिनका टाइम से पहले हो जाते हैं और उनको स्पेशल केयर की ज़रूरत रहती है। तो वो बच्चे जो बीमार हैं या फिर प्रीमेच्योर हैं या फिर वज़न से बहुत छोटे हैं, उन बच्चों को नियोनेटल आईसीयू में रखा जाता है। तो हम उन बच्चों की भी देखभाल करते हैं, उन्हें नियोनेटल इंटेंसिविस्ट कहते हैं। और नहीं तो हम उन बच्चों की जो नॉर्मल बच्चे माँ के साथ हो जाते हैं डिलीवरी के बाद और 2-3 दिन में घर जा सकते हैं, उन बच्चों की देखभाल, ये सब बच्चों की देखभाल को कहते हैं। और नवजात शिशु को 1 माह के अंदर वाले बच्चों को नवजात शिशु कहा जाता है। अच्छा, ये तो अच्छा किया कि आपने बहुत सरल भाषा में इस टर्म को समझा दिया कि लोग इसके लिए फेमिलियर भी हो गए, क्योंकि एनआईसीयू की बोर्ड को तो लोगों ने कई बार देखा होगा, बट उसको बहुत संक्षेप में लोग समझते होंगे अच्छा बेबी का वो केयर करने के लिए। अच्छा, यहाँ केयर कैसे करते हैं, मैं अगर इसको थोड़ा समझना चाहूँ यहाँ, क्योंकि वो बहुत छोटा बेबी है, न्यू बॉर्न बेबी है, तो उसका केयर वहाँ पे कैसे किया जाता है? हाँ, बहुत एडवांसेस हो चुके हैं नियोनेटल केयर में। नियोनेटल आईसीयू जो है, हम ये समझ लें, अगर हम सबको पता हो कि सब बच्चे, जो मोस्टली बच्चे जन्म पे रो गए जिनका वज़न 2.5 किलो या 2 किलो के ऊपर है, और जो बच्चे जिसको कोई और बीमारी नहीं है, वो बच्चा बेशक सिजेरियन भी हुआ है, वो बच्चा माँ के साथ ही रहना चाहिए, जिसे कहते हैं ज़ीरो सेपरेशन पॉलिसी। माँ से बच्चा बिल्कुल अलग नहीं होना चाहिए। नॉर्मल बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं। सिजेरियन भी एक रीज़न नहीं है कि माँ से बच्चा अलग किया जाए और नर्सरी में रखा जाए। लेकिन जो बच्चे वाकई में बीमार हैं, वो बच्चों को अगर देना भी पड़ता है नर्सरी में केयर, तो माँ को और पिता को और जो इनके जो क्लोज फैमिली के हैं, उनको आने का पूरा हक है। और वो माँ के साथ बच्चे, अब तो हम कहते हैं मैटरनल न्यूबॉर्न केयर यूनिट, तो अब तो हम ये कह रहे हैं कि माँ और बच्चे का जुड़ाव इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि माँ नर्सरी में ही माँ का बिस्तर हो और माँ उसके साथ उसका केयर कर सके और भागीदारी रहे माँ की बच्चे की देखरेख में। रही बात इलाज के लिए क्या क्या चाहिए, बहुत एडवांस्ड मशीनें भी होती हैं, मगर मैं आपको कहूँगी इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर, ENBC, मतलब कि नवजात शिशु का जो बहुत एसेंशियल केयर है वो केवल सिंपल सा है। वो सिर्फ है बच्चे को गर्माइश मिले, जिसके लिए सबसे अच्छा रहता है एक प्रणाली स्किन टू स्किन केयर, जिसे कहते हैं कंगारू मातृ सेवा या कंगारू मदर केयर। और दूसरा होता है बच्चे को केवल माँ का ही अपना दूध मिले और बच्चे को संरक्षण मिले, एक सिक्योरिटी मिले इन्फेक्शन से, तो संक्रमण से बचाव। ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा अहम है, और अगर इन चीज़ों की और माँ के साथ जुड़ाव रहे, ज़ीरो सेपरेशन रहे, तो ये सबसे ज़्यादा बच्चों में रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें मिलेगा। मगर कुछ बच्चे जो बीमार रहते हैं या बीमार हैं, जन्म से उनके लंग पूरे तरह नहीं बने हैं, या जिनको बच्चे जन्म पे रोए नहीं हैं, जिनको स्पेशल हेल्प की ज़रूरत है, उन बच्चों में या इन्फेक्शन है जन्म से, या कोई भी और एनामली है या कोई विकृति है, उन बच्चों के लिए हमें खास ये नियोनेटल गहन का हमें ज़रूरत पड़ती है, नियोनेटल आईसीयू की। और उसमें कई मशीनें होती हैं, वार्मर होते हैं जो उन्हें बाहर से गर्मी देते हैं, क्योंकि ये बच्चों को
ठंडा होने की संभावना रहती है और ठंडा होने से कई प्रॉब्लम्स और हो सकती हैं जिससे कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है बच्चे को गर्माइश मिले, और सबसे ज़्यादा अगर माँ की छाती से लग के मिले उससे बेहतर कुछ नहीं है। Okay. उसके सिर्फ लेकिन एक लेकिन यही डॉक्टर गर्माइश का फायदा नहीं है, बात ये बहुत भी आप सारे मान रही फायदे। होंगी कि अब ठीक है, मेडिकल साइंस भी बहुत अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, हर दिन कुछ नई नई चीज़ें ऐड ऑन हो रही है, लेकिन NICU में क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी को फीड कराना सबसे बड़ा चैलेंज होता है अगर वो NICU में है, मतलब अपनी मदर के साथ नहीं है। ऐसे केसेस में तब कैसे फीड कराते थे डॉक्टर्स की, तब जिम्मेदारी क्या बन जाती थी? डॉक्टर्स और नर्सेस के भरोसे ही समझ लीजिए नर्सरी चलती है। सबसे ज़्यादा हमारी बैकबोन नर्सेज हैं, और अब हम माँओं को इतना प्रशिक्षण देते हैं कि माँ ही एम्पावर हो जाती है, और माँ भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो माँ कर सकती है, जो स्किल्ड वाली कुछ चीज़ें हैं वो नर्सेज या डॉक्टर्स करते हैं। सो एक तो ये भागीदारी बहुत ज़रूरी है, जिसे हमने कहा परिवार केंद्रित देखभाल। दूसरा, हमें फीडिंग के लिए हमारा एक मूल जो हमारा एक उपाय है या जो चीज़ एक प्रिंसिपल है वो ये है कि माँ का दूध राइट फ्रॉम शुरुआत से बच्चे के जन्म होने के बाद, बेशक 6 महीने के ऊपर बच्चे का वज़न हुआ है या पूरे टाइम पे जाके हुआ है, उसमें बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम केवल ध्यान बच्चे पे ही नहीं रखें, हमारे को माँ के साथ भी ये चीज़ लग के करना है कि बच्चे का होने के उपरांत 1 घंटे के अंदर अंदर माँ दूध निकालने की प्रक्रिया चालू करे। तो उससे क्या होगा, जो ये शुरू का गाढ़ा दूध होता है बहुत बहुत प्रोटीन में और एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं और बहुत रिच होता है, जिसे कहते हैं कोलेस्ट्रॉल, तो वो बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। तो वो 1 घंटे में प्रयास शुरू करना है, प्रक्रिया शुरू करनी है। ज़रूरी नहीं है कि कुछ दूध नज़र आएगा उसको, मगर हर 3 घंटे 2-3 घंटे में समझ लीजिए दिन में 8 से 10 बार उसको ये प्रक्रिया करके ब्रेस्ट को स्टिमुलेट करके दूध चालू करना है। जैसे ही वो ये चीज़ करने लगेगी, आप समझ लीजिए कि उसको दूसरे दिन में तीसरे दिन में दूध अच्छे से आना शुरू हो जाएगा, और वो पर्याप्त मात्रा में जितना दूध चाहिए उससे अधिक वो प्रोड्यूस कर सकती है। तो छाती को खाली करना, बार बार प्रयास करके उसको प्रक्रिया सिखानी, एक्सप्रेशन ऑफ मिल्क, दूध निकालने की हमें विधि सिखानी, ये सब हमारी जिम्मेदारी है। और बच्चे को, जो बच्चे सक्षम नहीं होते हैं, शुरू में टाइम से पहले होते हैं, उन बच्चों को हमें ट्यूब के ज़रिए से भी दूध देना पड़ता है। जो बच्चे उससे भी छोटे हैं, जिनको आप मुंह से भी नहीं टॉलरेट कर पाते हैं, इंटेस्टाइन्स बहुत प्रीमेच्योर है, या बच्चे उलट कर रहे हैं, दूध को पलट रहे हैं, या उल्टी हो रही है, या कोई और प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रीमेच्योरिटी है, तो उस किसी रेयर केस में हमें IV फ्लूइड भी देना पड़ता है। ट्यूब फीडिंग देने के बाद हम देखते हैं बच्चा कब रेडी है, उसको हम चुसाने की एक ट्रेनिंग देते हैं, नॉन न्यूट्रिटिव सकिंग कहते हैं जिसे, और उसके बाद हम धीरे धीरे करके बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग पे डायरेक्ट लाना चाहते हैं। बीच में कई लोग इस माध्यम से पहले कटोरी से भी फीड करने का हम प्रयास करते हैं। इस तरह से बच्चा जो नॉर्मल बहुत टाइम से पहले हुआ था उसको हम एक तरफ तो बच्चे को तैयार कर रहे हैं, दूसरी तरफ माँ की तैयारी जारी रहती है कि वो दूध जब चाहिए तो बच्चे के लिए उपलब्ध हो। अच्छा, तो ये एक डबल टास्क की तरह आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि आपको मदर का भी केयर करते हुए उनको सिखाना भी है, बच्चे का भी पूरा टेक केयर करना है। मीनवाइल एक टर्म अभी आपने इस्तेमाल किया था, कंगारू केयर। एब्सोल्युटली, कंगारू केयर, ये मैं जितना समझ पा रहा हूँ, कंगारू को अगर देख रहे हैं तो देयर इज़ अ बैग, जिस बैग में वो अपनी बेबी को रखता है, तो इसको हम कैसे रिकंसीडर करें, इस टर्म को हम कैसे एलोकेट करें, और ये क्या है केयर, मतलब इससे कितना ज़्यादा फ़ायदा और कैसे करें? सो कंगारू केयर, आपने सही बोला, कंगारू केयर। पहले हम लोग यूजुअली कंगारू मदर केयर कहते थे, लेकिन कंगारू केयर, कंगारू एक प्राणी है जो सबने देखा होगा, जो अपने थैली में जन्म से ही बच्चे को रखता है, एकदम स्किन के साथ जुड़ा होता है, माँ के संरक्षण में रहता है, बिल्कुल सिक्योर रहता है, और गरमाइश मिलती है, दूध भी वही मिल रहा है, सब बच्चे को सिक्योर है, जैसे समझ लीजिए बच्चा पेट में था उसी प्रकार से। उसी तरह देखा गया कि ये बड़ी सिंपल चीज़ें हैं जो हमारे बच्चों को सुरक्षित रख सकती हैं, और ये मुश्किल टाइमों से निकाल कर बच्चे को, जब तक बच्चा 2-2.5 किलो का नहीं, 2.5 किलो के ऊपर नहीं हो जाता, तब तक हम बच्चों को ये कंगारू केयर दे के उसी विधि से बहुत सारे फ़ायदों का प्राप्ति करा सकते हैं। क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं समझ सकते हैं। आप खुद ही सोचिए कि बच्चा अगर माँ की स्तन के बीच में
चमड़ी से चमड़ी या कहेंगे स्किन टू स्किन अगर उसका लगाव है तो माँ को कितना इससे ज़्यादा सुकून तो मिल नहीं सकता। बच्चे को हर तरह की उसकी जो सेंसेस होती हैं, इंद्रियां होती हैं, उनकी स्टिमुलेशन हो रही है। देखिए बच्चा अगर छाती के बीच में है, माँ की धड़कन उसके कानों को हमेशा एक ध्वनि की तरह है, एक म्यूजिक की तरह है। बच्चे की चमड़ी से चमड़ी मदर के मिलने से टैक्टाइल सेंस, जो टच की सेंस है, वो स्टिमुलेट हो रही है। बच्चा जब माँ की आंखों में मदर आंखों के अंदर बच्चे की आंख डालती है तो विजुअल स्टिमुलेशन हो रहा है, एक उसकी विजन का एक अच्छा स्टिमुलेशन मिल रहा है। और ये सारी स्टिमुलेशन जो है ब्रेन की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे होने से क्या है कि उनका ब्रेन अभी पूरी तरह डेवलप हुआ नहीं था, हो रहा है। जब ये प्रोसेस हो रहा है डेवलपमेंट का, तो ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे पेट में बच्चे को हर इंद्री की महसूसियत हो रही थी, उसकी स्टिमुलेशन हो रही थी, वो बाहर आके भी बच्चे को मिले। तो मात्र एक ये कंगारू मदर केयर की ही एक ये प्रावधान है या ये सॉल्यूशन है जिसमें हर इंद्री भी स्टिमुलेट होती है, एक पूरा होलसम ब्रेन को डेवलपमेंट होने का एक स्टिमुलस मिल रहा है। और अब बाकी मैं बता रही थी, माँ का दूध भी पी सकता है बच्चा इसी विधि में रह के, तो उसमें उसका टेस्ट भी, उसको इंटेस्टाइन भी, न्यूट्रिशन भी, सब चीज़ उसको मिल रही है और गर्माइश मिल रही है, तापमान उसका अच्छा रहता है और माँ बच्चे के साथ बात कर सकती है। तो ये बहुत अच्छी तरह से बच्चे को टच से उसको स्टिमुलेट कर सकती है। तो ये एक बॉन्डिंग भी बच्चे को लाइफ लॉन्ग बनाता है। दूसरा ये भी देखा गया है कि इससे इन्फेक्शन से भी बचता है बच्चा। तो दिन में 20-20 घंटे तक माएँ अपने साथ ऐसे बांध कर बच्चे को कैरी करके भी, अगर घर में भी जैसे जाता है 1200-1500 ग्राम का बच्चा, तो वो भी घर में ये चीज़ प्रणाली तय कर सकती है। ये नहीं कि मदर को 20 घंटे बिस्तर में ही रहना है, वो अपना कार्यकाज कर सकती है आराम से। तो ये बहुत अच्छी प्रणाली है, समझ लीजिए कोई इसका मूल्य नहीं है, कोई कॉस्ट नहीं है और इतना ज़्यादा अच्छी है, इसके फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं कि माँ के साथ बच्चे का मतलब लगाव भी इतना ज़्यादा। और माँ ही नहीं, केवल माँ नहीं, माँ को जब आराम करना है, माँ कुछ और काम व्यस्त है, तो पिता करे ना। पिता और बच्चे के बीच में जो बंधन है, इतना लाइफ लॉन्ग इसकी बॉन्डिंग बनती है। दादी कर सकती है, नानी कर सकती है, कोई भी कर सकता है, दादा कर सकता है। सो बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कंगारू मदर केयर नहीं, अब इसकी सीमित मदर केयर पे नहीं है, कंगारू केयर बहुत अच्छी। तो फिर मुझे लगा कि मैंने जो टर्म बोला उसमें मदर मैंने मिस कर दिया था, बट यू हैव रिकरेक्टेड इट। और सही टर्म यही रहेगा कंगारू केयर, जिसको जो है अपने बेबी को ना सिर्फ माँ, पिता, दादी, दादा, नाना, नानी कोई भी अपने पास रखे तो वो बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छी बात है और लोगों को मुझे लगता है कि आपके माध्यम से ये पता भी चलना चाहिए इस टर्म को भी और अपने न्यूबॉर्न बेबी को केयर करने में भी। एब्सोल्युटली, लेकिन ये खास विधि उन बच्चों में फ़ायदेमंद है, आप समझ सकते हैं कि जो बच्चे अल्प वजन के हैं या प्रीमेच्योर हैं, तो ये बच्चे के लिए एक जान मतलब बीमारी लाइफ सेविंग वाली एक विधि है। तो एक तो ये है। दूसरा मैं कहूँगी एक और चीज़ होती है कि जब बच्चा नॉर्मल डिलीवरी भी होती है, पूरे टाइम पे बच्चा हुआ, एक और इसे कहते हैं स्किन टू स्किन केयर एट बर्थ। तो बच्चा जब पैदा होता है, अब हम ये नहीं कहते कि बच्चे को डिलीवरी करके आप किसी टेबल पे ले जाइए, बच्चे की डिलीवरी ही मात्र माँ के पेट पर ही करी जाती है। वहीं पे उसकी जो नाड़ है, वहीं पे 1 मिनट 1.5 मिनट के बाद काटते हैं हम लोग और बच्चे को तुरंत हम स्तनों के बीच में रख देते हैं। 1 घंटे के लिए मात्र बच्चा वहाँ रहेगा। बच्चा हिल के डुल के अपने आप से बच्चा स्तन की तरफ जाता है और अपने आप ये विधि बहुत अच्छे से शुरुआत हो जाती है स्तनपान की। और यही स्तनपान है जो बाद में जाके सफल रहता है। 6 महीने तक बच्चे को केवल स्तनपान के लिए सफलता पाने का ये एक मूल मतलब सोल्यूशन है, मैं जैसे कहूँगी। इसे कहते हैं स्किन टू स्किन एट बर्थ। सिजेरियन मदर्स में भी ये चीज़ करी जानी चाहिए और मदर्स को पता होगा तो वो डिमांड करेंगी और वो ये उन्हें इस चीज़ के ऊपर ज़रूर प्रस्ताव रखना चाहिए कि मेरा बच्चा मेरे से अलग ना हो, मेरे बच्चे को नर्सरी में न रखा जाए और बच्चे को माँ के पास ही दिया जाए सिजेरियन होने पर भी। अच्छा, ये चैलेंजेस तो फिर भी बहुत सारी हैं डॉक्टर्स, क्योंकि अब इतने सारे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं NICU में भी जाने के लिए, वहाँ पे इन्फेक्शंस या फिर जैसे कोविड का एक अभी फिर से अभी बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं,
तो ऐसे कंडीशंस पर फिर उस समय क्या केयर करती हैं? कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लिए जाते हैं? प्रिकॉशन मेरे ख्याल से हमें कोविड से सिर्फ इतना ही है। पहली बात मैं बोलूँगी, बॉटम लाइन यही है कि माँ बेबी को सेपरेट न किया जाए। कोविड भी एक वजह नहीं है माँ बच्चे को सेपरेट करने की, अलग करने की। अगर माँ को कोविड है, माँ प्रिकॉशन ले ले, जो हम यूजुअल प्रिकॉशंस बताते हैं कि मास्क पहने, हाथ धोए, दूध अपना निकाल के दे सकती है, बिल्कुल सेफ़ है। माँ अपना दूध निकाल के बेबी को अगर नर्सरी में बच्चा है तो वहाँ भेज सकती है, अगर बच्चा स्तनपान पर है तो स्तनपान जारी रखे और सिर्फ प्रिकॉशन ले, हाथ धोए, और जो अगर खांसी है तो मास्क पहने और बुखार है तो अपने लिए दवाई ले, जितनी उसकी हालत परमिट करती है उतना बिल्कुल केयर करे और नॉर्मल जैसे रह सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से इस चीज़ को दिमाग में नहीं लाना चाहिए कि कोविड मतलब कि हम बच्चे को माँ का दूध नहीं या माँ से अलग रखना पड़ेगा। दूसरी बात है इन्फेक्शंस का, जहाँ तक है इन्फेक्शन मैं बता रही हूँ, अगर बच्चा स्तनपान पे है, केवल स्तनपान पर है और केवल स्तनपान ही चाहिए और शुरू से ही चाहिए, ये नहीं कि हमें घुट्टी पानी शहद, जो कई दफ़ा गलत मिथ्याएं होती हैं कि शुरू का गाढ़ा दूध खराब होता है, नहीं देना चाहिए, वो सब ये बहुत गलत मिथ्याएं हैं जो कि हमारे लिए बहुत बच्चों के लिए हानिकारक हो सकती हैं। बल्कि ये चीज़ तो ऐसा अमृत है जिसको समझते हैं फर्स्ट वैक्सीनेशन। तो जो कोलेस्ट्रम है वो तुरंत देना चाहिए, बिल्कुल वंचित नहीं रखना है। डायरेक्टली ब्रेस्ट पे लगाइए, मत सोचिए कि मेरे को दूध काफ़ी नहीं आ रहा, डाउट मत लाइए, क्योंकि डाउट, वरी, टेंशन, एंग्जाइटी, इन चीज़ों से दूध का निकलना अफेक्ट होता है नेगेटिवली, उसको मतलब दूध नहीं आएगा इस तरह से। वरी मत करिए, आप कोई निराली मदर नहीं है, आप एक नॉर्मल मदर हैं, भगवान ने बनाया ही इसीलिए, तो अनुकूल आपके, इसलिए आप छाती पे लगाइए। अपना काम सिर्फ ये है कि छाती पे लगाते रहिए। पहले दिन, दूसरे दिन आपको दिन में 8 से 10 बार छाती पे लगाइए अगर बच्चा साथ है, और अगर आपका बच्चा नर्सरी में है तो दूध निकालते रहिए। और अगर ये प्रक्रिया आप करते रहेंगे नियमित रूप से तो श्योरली बच्चे के लिए दूध 6 महीने तक क्या आप आराम से पिला सकते हैं, 2 साल तक, 2 साल तक कंटिन्यू कर सकते हैं, 6 साल तक केवल मात्र स्तनपान, केवल स्तनपान काफ़ी है। और इन्फेक्शन की जहाँ बात आपने करी, अगर माँ बाप को हम भागीदारी करते हैं, हमने एक शोध किया था जिसमें हमने फैमिली सेंटर्ड केयर की एक ये प्रक्रिया और हमने प्रणाली को शुरू किया, और हमने देखा कि केवल नर्सेज या डॉक्टर्स जैसे हम ध्यान रखते हैं, और एक ग्रुप में हमने किया था कि माँ और बाप को भी शामिल किया था, भागीदारी करी थी। तो हमने देखा कितने निराले फ़ायदे हुए हमारे इस ग्रुप में जिसमें माँ और बाप भी शामिल थे। बच्चे और माँ के बंधन का बॉन्डिंग बेटर होती है, माँ बाप का एंग्जाइटी कम होती है, स्ट्रेस कम होता है, बच्चे को भी फ़ायदा होता है, क्वालिटी ऑफ केयर बेहतर होता है, माँ की कॉम्पिटेंसीज बढ़ती हैं, माँ कई चीज़ों में सक्षम होती है और आगे जाके कॉन्फिडेंट होती है, और फिर घर जाके वो केयर भी बेटर कर सकती है, बच्चे घर जाके सरवाइव भी करते हैं बेटर, और नर्सेज और डॉक्टर्स का काम भी हल्का पड़ता है क्योंकि वो ज़्यादा स्किल्ड, जो ज़्यादा बहुत तकनीकी वाले काम है वो और बेहतर कर सकते हैं और समय दे के कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर, मेरा फाइनल एक पॉइंट रहेगा, मॉनिटरिंग करनी है उसकी, निगरानी करनी है, और कई चीज़ें हैं, सैचुरेशन कितनी है, जो कि मेडिकल साइंस में भी अब देख रहा हूँ एआई तकनीक, रोबोटिक्स, इन सब की एंट्री हो चुकी है। तो मैं इसलिए इसको देखना चाह रहा हूँ क्योंकि फ्यूचर की तरफ अगर हम देखें तो आप जिस डिपार्टमेंट को बिलोंग करती हैं, नियोनेटोलॉजी, क्या यहाँ पर आप रोबोटिक या फिर एआई तकनीक से ये इंटेंसिव केयर के ऊपर फॉर्मुलेट कर सकती है? कहाँ देख रही है मेडिकल साइंस को इस दौर में? मैं इस चीज़ की बहुत बड़ी एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरी सोच है कि तकनीकी का ऑप्टिमम यूज़ करना, और हम नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से हम कहीं पिछड़ जाएंगे पीछे। एट द सेम टाइम मैं मैसेज ये दूंगी कि AI कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमन टच, ह्यूमन मॉनिटरिंग, सो वी कैन यूज़ इट टू द बेस्ट। हम उसको अपने इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन रिप्लेस नहीं कर सकते। मैं कहूँगी कई चीज़ें हैं, मॉडल्स बनाए जा सकते हैं कि बच्चे की हम ये मतलब सिम्टम लिस्ट के साथ या साइंस की लिस्ट के साथ कि हम प्रिडिक्टिव मॉडल्स बना लें कि ये बच्चे को अगर ये चीज़ें हैं तो बच्चे की चांस इन्फेक्शन की ये होगी, इसलिए टाइमली इसकी पिकअप हो जाए, और कहीं बच्चा दूर दराज कहीं पेरिफेरी कम्युनिटी में है तो उस बच्चे को हम लोग ये मॉडल्स के ज़रिए से या टेलीमेडिसिन के ज़रिए से हम लोग उसको उपचार दे सकें टाइमली, क्योंकि छोटे बच्चे 1 सेकंड में बिगड़ सकते हैं, ढल सकते हैं।
तो यही हमारा चैलेंज और रहता है यही कि यही वजह नवजात थी शिशु को पूछने का मेरा ये पहचान प्रश्न, में क्योंकि लाएं, आपके उसके हर उत्तर बीमारी में को एक बात पहचानें जो इससे थी पहले। वो थी सेंसेशन, वो थी संवेदना। सेंसेशन और संवेदना, वो दोनों की कनेक्टिविटी को आपने हमेशा फोकस बताया, चाहे वो बच्चे की माँ संवेदना। के साथ हो या पिता के साथ हो। जी। और चूंकि अब हम नेक्स्ट लेवल ऑफ फ्यूचर की बात करते हैं जिसमें एआई आ ही जाता है, रोबोटिक सर्जरी हो रही है, ये इसलिए मैं जानना चाह रहा था कि क्या वो सेंसेशन, वो फीलिंग, वो इमोशंस, वो टच, वो सब एआई या रोबोटिक थेरेपी के थ्रू हो पाएगा क्या? क्योंकि शायद अभी फिलहाल तो मुमकिन नहीं दिख रहा है, बहरहाल बट वो तो आपके नहीं आएगा ना। हाँ, आपके चैलेंजेस को हमने कहाँ बड़ा हो महसूस पाएगा? किया। माँ और बाप का जो टच है वो टच है, चैलेंजेस को हमने महसूस किया और ये भी समझा कि भाई न्यू बॉर्न बेबी का किस तरह जी। से केयर करना चाहिए। समय निकालने और- के लिए डॉक्टर आरती बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और कम से कम ये बात लोगों तक भी पता चली है कि वो माँ और बच्चे, न्यू बॉर्न बेबी अपने माँ के साथ अगर कनेक्ट होता है या होती है तो उस पर उसका कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ना केवल माँ, पिता या दूसरे घर वालों के साथ भी। और मुझे लगता है डॉक्टर ने जो समझाया है वो हर किसी के लिए समझना भी बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे जुड़ने के लिए, और अभी के लिए इतना ही।